सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcomes you in Student Point Academy and today's our topic is specific heat capacity and heat exchange. ओके ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 5 हीट में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट कोई शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। स्टूडेंट्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, हर एक ऑब्जेक्ट की हीट को अपने अंदर समा करके रखने की एक कैपेसिटी होती है। ओके, अपने अंदर हीट को संभाल कर रखने की एक कैपेसिटी होती है, उसी को कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, बस यही है। और हीट एक्सचेंज मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हीट अपनी देता है, तो जितनी हीट उसने लिया इज इक्वल टू कितनी हीट उसने दिया। देने वाली हीट और लेने वाली हीट दोनों इक्वल होती है, और यही हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, सो ये एक छोटा सा बहुत बढ़िया सा एक प्रैक्टिकल है, और आप चाहे तो इसे आप घर पर कर सकते हैं। ओके, और इसे करने के लिए हमें क्या करना है, मटेरियल अ ट्रे विथ अ थिक लेयर ऑफ वैक्स। आपको बहुत सारा वैक्स जमा करना होगा और उसका एक स्लैब बनाना होगा, वैक्स का एक स्लैब बनाना। जैसे बर्फ का टुकड़ा कैसे होता है, वैसे एक कम से कम इतना बड़ा तो भी एक वैक्स का आपको स्लैब बनाना होगा, एक बुक के साइज का, मतलब एक बुक के जितना बड़ा बॉक्स कितना होता है वैसे। ओके, उससे छोटा भी चलेगा। ओके, आपके लिए। और साथ में लगने वाला क्या है, सॉलिड स्पीयर ऑफ आयरन, लीड, कॉपर ऑफ इक्वल मासेस। मतलब देखिए आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने 200 ग्राम या आपने 100 ग्राम का अगर आपने आयरन लिया है, तो 100 ग्राम का आपको कॉपर का बॉल लेना होगा, और 100 ग्राम का ही आपको लीड का बॉल लेना होगा। ओके, मतलब तीनों का जो मासेस है वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, टेक 3 स्पीयर ऑफ आयरन, कॉपर एंड लीड इक्वल मासेस, पुट ऑल 3 स्पीयर इन अ बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर ऑफ सम टाइम। अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है। ओके, एक बीकर लेना है और बीकर में आपको वाटर डाल देना है, और नीचे से इसे हीट प्रोवाइड करनी है। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, इसमें बुलबुले आना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये उबलना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, धागे से बांधकर ये तीनों बॉल को इसके अंदर डाल देने हैं और कुछ देर तक के रखना है। अब आपको पता है कि वाटर की जो का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इससे ज्यादा वाटर गर्म हो ही नहीं सकता। ओके, तो वाटर अगर इससे ज्यादा गर्म होगा ही नहीं, तो इन बॉल के अंदर जो हीट जाएगी वो भी 100 डिग्री सेल्सियस की ही जाएगी, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगी। सो टेक 3 स्पीयर आउट ऑफ द वाटर, ऑल द स्पीयर विल बी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये जब ये बॉल को हम बाहर निकालेंगे, इन सबका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस का ही होगा। ओके, पुट देम इमीडिएटली ऑन द थिक स्लैब ऑफ वैक्स। अब क्या करना है, इस वैक्स के ऊपर तीनों को अलग अलग जगह पर रख देना है। ओके, अब होगा क्या कि जैसे ही ये वैक्स के ऊपर रखोगे, इनमें 100 डिग्री सेल्सियस की हीट है, ये धीरे धीरे अंदर की ओर जाएंगे और इस वैक्स को पेनेट्रेट करेंगे, मतलब उसे छेदते हुए अंदर चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, नोट द डेप्थ दैट ईच ऑफ द स्पीयर गोज इनटू द वैक्स। मतलब कि ये जो स्पीयर जो वैक्स के अंदर गए हैं, इनकी डेप्थ देखनी है, कौन सा बॉल कितने अंदर गया है, ये आपको देखनी है। अब आप देखोगे तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, द आयरन बॉल गोज मोर डीपली रादर देन कॉपर एंड लीड। ओके, आयरन बॉल सबसे ज्यादा अंदर गया है, फिर कॉपर और फिर लीड है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी सबकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सबकी अलग अलग है। कोई ऐसा है जो अपने अंदर हीट को ज्यादा देर तक के ओके या ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, कोई अपने अंदर कम हीट एब्जॉर्ब करके रखता है, कोई उससे कम हीट। देखिए, जितनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रखेगा उतनी हीट देगा, और जितनी हीट देगा उतने मोम को वो पिघलाएगा, और जितना मोम को पिघलाएगा उतना ज्यादा वो डीप जाएगा।
ओके, यही है स्पेसिफिक हीट। ओके, तो आइए देखते हैं। द स्फीयर विच एब्जॉर्ब मोर हीट, द स्फीयर, थोड़ा इसे नीचे कर ले ताकि हमें एक्सपेरिमेंट भी दिखे और ये भी। द स्फीयर विच एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स। जो स्फीयर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ओके वाटर से, वो ज्यादा हीट वैक्स को देगा। सो मोर वैक्स विल दस मेल्ट एंड द स्फीयर विल गो डीपर इन द वैक्स, जिसके कारण जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा हीट वैक्स को देगा, और ज्यादा हीट वैक्स को देगा तो ज्यादा वैक्स वहां पे मेल्ट होगा, और जितना ज्यादा मेल्ट होगा उतना वो अंदर जाते जाएगा। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द आयरन स्फीयर गोज डीपेस्ट इनटू द वैक्स। इससे हमें ये दिखने मिल रहा है कि आयरन बॉल जो है, आयरन स्फीयर जो है वो सबसे अंदर गया है। ओके, लीड स्फीयर गोज लीस्ट, लीड स्फीयर सबसे नीचे गया है, सबसे मतलब सबसे कम। एंड द कॉपर स्फीयर गोज इमीडिएटली, सॉरी इंटरमीडिएट डेप्थ, और जो कॉपर है वो इंटरमीडिएट मतलब बीच में ही है। दिस शोज दैट फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर द थ्री स्फीयर हैव एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, आयरन ने अलग हीट एब्जॉर्ब किया, कॉपर ने अलग हीट एब्जॉर्ब किया, और लीड ने, सबका जो अमाउंट ऑफ हीट है एब्जॉर्ब करने का वो सबका अलग अलग है। जितना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज्यादा देंगे। दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ स्फीयर इज अ डिफरेंट फॉर थ्री स्फीयर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए अब यहां पर हुआ क्या है कि अलग अलग मटेरियल की जो हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वो अलग अलग है। ओके, तो उसकी जो हीट है, जैसे आयरन की, सिर्फ आयरन की बात करें तो आयरन की हीट क्या है, आयरन की कैपेसिटी क्या है। अब कौन सी कैपेसिटी, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, स्पेसिफाई वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, एक स्पेशल सब्सटेंस के लिए। तो हम आयरन के बारे में बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड, तीनों की स्पेसिफिक हीट यहां पर अलग अलग है। ओके, अब देखिए हुआ क्या, इसने भी, ये भी 100 डिग्री तक गर्म हुआ, ये भी 100 डिग्री तक, ये भी 100 डिग्री तक, पर ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट अपने पास रखता है। उसने कितनी हीट रखा है, उसने 100 डिग्री सेल्सियस की ही हीट रखी है, कोई 200 डिग्री सेल्सियस की हीट नहीं रखी है उसने, इसने 100 डिग्री सेल्सियस की रखी, तीनों ने वही रखी है। बस आयरन ने 100 डिग्री सेल्सियस की हीट ज्यादा अमाउंट में रखी है, इसने थोड़ी कम अमाउंट में रखी है, और इसमें थोड़ी कम अमाउंट में रखी है। समझ में आया? सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, उसके लिए स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है, जिसे मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाने वाला हूं। देखिए क्या है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए नीचे से हीट दी जा रही है। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है मुझे नहीं पता, पर मान लीजिए अभी ये टेम्परेचर 0 है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, और 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए मैंने इसे कितनी ऊर्जा नीचे से प्रोवाइड की है, मतलब मैंने कितनी आग जलाई है, मतलब मैंने कितनी हीट प्रोवाइड की है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। चाहे वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4 कुछ भी हो सकता है, मुझे बस 1 डिग्री टेम्परेचर उसका राइज करना है, और 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट इस ऑब्जेक्ट को दी गई, उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट। तो सभी का अलग अलग होगा। देखिए कॉपर जल्दी गर्म हो जाएगा, कॉपर कम हीट में भी 1 डिग्री पे पहुंच जाएगा, आयरन को थोड़ी ज्यादा हीट लगेगी 1 डिग्री पे पहुंचाने की। तो सबकी जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर सी। तो जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे सी से डिनोट करेंगे। एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट जूल पर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम। ओके, किसमें, केजी में। देखिए एसआई यूनिट,
एसआई यूनिट में स्पेसिफिक हीट जो होंगी वो जूल पर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम, और सीजीएस में क्या होंगी, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ओके, एसआई में क्या होंगी, जूल पर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम, और सीजीएस में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसे कहेंगे जो है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जैसे इसे किस फॉर्म में लिखा है, कैलोरी पर ग्राम, वैसे मैंने यहाँ पे जूल पर केजी कर दिया। ओके, एक ही बात है, आपको समझने में ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो ऐसा यूनिट में क्या होगा, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और सीजीएस यूनिट में होगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक चार्ट है जो आप इसे ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए। ये एक चार्ट जो है ये हमें बताता है अलग अलग सब्सटेंस के बारे में कि किसकी कितनी स्पेसिफिक हीट है। सो अगर हम सब्सटेंस में वाटर की बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1.0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1। ओके, पैराफिन 0.54, कैरोसिन 0.52 और एल्यूमिनियम है 0.215। ओके, जो इनमें सबसे कम एल्यूमिनियम के लिए। सब्सटेंस आयरन, आयरन की स्पेसिफिक हीट है 0.110, कॉपर की है 0.95, सिल्वर की है 0.056 और मर्क्यूरी की है 0.033। ओके, अब यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक हीट, कई बार ऐसा होता है कि स्पेसिफिक हीट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के बाद होता यूं है कि आपको स्पेसिफिक हीट इनके बारे में पूछा जाएगा पर इनकी स्पेसिफिक हीट दी नहीं रहेगी। सो यू हैव टू लर्न ऑल दैट स्पेसिफिक हीट। ये सारी स्पेसिफिक हीट जो है किसकी कितनी है ये आपको सबसे पहले लर्न करना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो अब आइए स्टूडेंट्स कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में। इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज C, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट C है। ओके, ये स्पेसिफिक हीट, और किसी ऑब्जेक्ट का मास m है। ओके, और उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है वो होता है डेल्टा टी। डेल्टा टी, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, तो इस ऑब्जेक्ट को जो हीट दी गई उस ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया उसका फॉर्मूला इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑब्जेक्ट का मास, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, मतलब यहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये आपको पता चल जाएगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मान लीजिए मास है 100 ग्राम। ओके, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लीजिए 1 है, और उसका टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री बढ़ गया है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना हो गया है भाई, 10,000, मतलब 1000। ओके, इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा, बहुत इजी है। मास इनटू उसकी कैपेसिटी कितनी है, स्पेसिफिक हीट। ओके, मास, उसकी स्पेसिफिक हीट और उसका कितना टेम्परेचर बढ़ा, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया या कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हीट देगा भी। जैसे ऊपर हमने देखा था एग्जांपल वैक्स के बारे में, आयरन बॉल ने, कॉपर बॉल ने, लीड बॉल ने हीट एब्जॉर्ब किया और हीट दिया भी। जितने एब्जॉर्ब किया उतने दिया भी, मतलब हीट गेन करने के लिए तो ये फॉर्मूला है, पर अगर हीट लॉस हो रही है तो भी यही फॉर्मूला है। ओके, तो इन द सेम वे इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज C, the mass of object is m, and if the temperature is a decrease by delta t, तो कितना एनर्जी उसने लॉस किया उसके लिए भी मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, यही फॉर्मूला होगा। तो चाहे ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करे या हीट को वो लॉस करे, दोनों समय में फॉर्मूला जो है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू रेज्ड इन टेम्परेचर, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डिक्रीज इन टेम्परेचर, बात वही है। ओके, तो
तो आई होप दैट आपको स्पेसिफिक हीट क्या है वो समझ में आई होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी कैपेसिटी हीट को एब्जॉर्ब करने की, इट्स अ स्पेसिफिक हीट, कि वो कितनी स्पेसिफिक हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब चलते हीट एक्सचेंज की ओर। देखिए अभी हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट से जो फॉर्मूला हमने लिया है, ओके, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये जो फॉर्मूला हमने लिया है, इसी फॉर्मूले की मदद से अभी हम हीट एक्सचेंज की ओर बढ़ने वाले, इसी फॉर्मूले की मदद से। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को हीट एक्सचेंज में किस तरह से यूज किया जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट हीट एक्सचेंज मतलब एक हीट हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट देता है, तो हीट उसे एक्सचेंज कहते हैं, उसे बोलते हैं हीट एक्सचेंज करना। तो जितनी हीट उसके पास रहेगी उतनी हीट वो देगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि देने वाली हीट इज इक्वल टू लेने वाली हीट, मतलब देने वाली और लेने वाली दोनों हीट जो होती है वो इक्वल होती है। इस बात को ध्यान में रखिए, आगे समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है एक बॉक्स, ओके, बॉक्स ऑफ रेजिस्टेंट मटेरियल, मतलब ये एक ऐसा बॉक्स है कि इसकी हीट ना तो यहां से बाहर जाएगी ना ही बाहर की हीट अंदर आएगी। ओके, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, और यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट भी रखा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट भी रखा है, और साथ में जो भी रखा होगा, ओके, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट को अपनी हीट देगा, और कैसे कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट से हीट लेगा, और कितनी हीट देगा और कितनी हीट लेगा। ओके, सो हीट एक्सचेंज, इफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, the temperature of cold object goes on increasing due to gain of energy and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy। देखिए पढ़ने से समझ में आता है कि जब हीट एक्सचेंज होगी, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट देगा, तो क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज होगा, ओके, क्योंकि यहां पर ये हीट को गेन करने वाला है। और जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि ये हीट गिवन आउट करने वाला है, देने वाला है। ओके, तो एनर्जी लेने से कोल्ड ऑब्जेक्ट की हीट इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा। द चेंज इन टेम्परेचर कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट अटेन द सेम वैल्यू। अब बात यह है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट टेम्परेचर हीट अपनी देगा कोल्ड ऑब्जेक्ट को, और कब तक देगा? ये तब तक देगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। इट मींस दी हुई हीट इज इक्वल टू ली हुई हीट, ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल करेगा तब तक कि ये हीट ये ट्रांसफर करता रहेगा। ओके, अब मान लीजिए कि यहां पर ये हॉट ऑब्जेक्ट है, कोल्ड ऑब्जेक्ट, और यहां पर ये पानी भी है, ओके, वाटर भी है। तो क्या हो जाएगा कि हॉट ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट दिया, इसका मतलब वाटर ने कितनी हीट लिया, कोल्ड ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट लिया, इज इक्वल टू हॉट ऑब्जेक्ट ने उतनी हीट दिया। अब मान लीजिए यहां पर जितनी हीट गई है उसे मेजर करने के लिए आपने एक कैलोरीमीटर अंदर डाल दिया। ओके, मान लीजिए आपने एक कैलोरीमीटर अंदर डाल दिया है। ओके, ये कैलोरीमीटर क्या करेगा? हीट को मेजर करेगा, ओके, एक टेम्परेचर मेजर करेगा। तो हॉट ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट दिया, तो वाटर ने कितनी हीट लिया, कोल्ड ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट लिया, कैलोरीमीटर ने कितनी हीट लिया, ओके, इन तीनों को मिलाएंगे तो हॉट ऑब्जेक्ट ने इतनी हीट दिया। एक बात ध्यान में रखिए, इसके अंदर जितनी चीजें रहेंगी वो सबका टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, तब तक हॉट ऑब्जेक्ट हीट देते रहेगा। In this process, the cold object gain heat energy and the hot object loss heat energy. If the system of both the object is isolated from the environment by keeping inside the heat resistance box, meaning that the energy exchange take place between the two objects only, then the energy can flow from inside the box or come into the box. इन दिस सिचुएशन वी गेट द फॉलोइंग प्रिंसिपल, मतलब कि मान लीजिए इस तरह का अरेंजमेंट अगर कर दिया है कि बाहर की हीट अंदर ना आए, अंदर की हीट बाहर ना जाए, हीट रेजिस्टेंस बॉक्स में अगर इस तरह से रख दिया है, तो क्या होगा कि यहां से हमें एक प्रिंसिपल मिलता है। क्या प्रिंसिपल मिलता है स्टूडेंट्स? हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट दिया
ओके, कितनी हीट लॉस किया, और हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब हम दोनों को देखेंगे तो ये दोनों हमें इक्वल दिखाई देंगे। ये हमें प्रिंसिपल समझ में आता है। ओके, तो हॉट ऑब्जेक्ट मतलब हीट दी गई और हीट ली गई, ये हमेशा इक्वल होंगी, बात को ध्यान में रखिएगा। ये प्रिंसिपल सिद्धांत है इसका। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज कहेंगे। अब आइए मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। अब देखिए कि जो स्पेसिफिक हीट है, जो हीट दी गई है या ली गई है, इसे मेजर कैसे करेंगे, इसे कैसे मापेंगे। ओके, ये हम देखने वाले। ये एक मिक्सिंग मेथड है और कैलोरीमीटर भी इसमें आता है, क्योंकि कैलोरीमीटर से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर कितना बढ़ा है, तो इसमें कैलोरीमीटर की भी जरूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट्स देखिए, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर यूजिंग मिक्सिंग मेथड। मिक्सिंग मेथड का यूज करके स्पेसिफिक हीट को मेजर किया जा सकता है। फॉर दिस कैलोरीमीटर इज यूज, और इसके लिए किसका यूज करते हैं, कैलोरीमीटर का। क्यों? क्योंकि कैलोरीमीटर हीट को मेजर करता है कि भाई कितनी हीट दिया, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट दिया, ये कैसे पता चलेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट कितना गर्म हुआ। ठीक है, कोल्ड ऑब्जेक्ट का जितना टेम्परेचर बढ़ा उतनी हीट हॉट ऑब्जेक्ट ने दिया। सो यू हैव लर्न अबाउट अ कैलोरीमीटर इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड। आपने कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा है, जो टेम्परेचर को मेजर करता है। ओके, थर्मामीटर बोल दीजिए, कैलोरीमीटर बोल दीजिए। ओके, इफ अ हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन अ वाटर इन अ कैलोरीमीटर, heat exchange between the hot object and the water and calorimeter start. These continue till the temperature of solid object, water and the calorimeter become equal. Therefore, heat loss by solid object is equal to heat gain by water in calorimeter plus heat gain by calorimeter. अब इसे समझाने के लिए मुझे एक बताना पड़ेगा। यहाँ पर बीकर, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बीकर बना लिया, इस बीकर में हमने डाल दिया वाटर। ओके, और साथ में हमने यहां पर लगा दिया है एक कैलोरीमीटर। ओके, ये हमने यहां पे एक कैलोरीमीटर लगा दिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, हमने यहां पर एक लोहे की बॉल डाल दी जो अभी बहुत गर्म है। ओके, जो अभी बहुत गर्म है, ऐसी गर्म बॉल हमने यहां पर डाल दी, तो क्या होगा कि ये वाटर जो है, ये पानी जो ठंडा है अभी, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये पानी का टेम्परेचर गर्म मतलब ये वाटर गर्म हो जाएगा। उसके साथ साथ इसमें जो रखा कैलोरीमीटर है, ये भी गर्म होने लगेगा। ओके, मतलब इस बॉल ने जो हीट प्रोवाइड दिया, वो किसको दिया, वाटर को भी दिया और कैलोरीमीटर को भी दिया। ओके, तो हीट गिवन बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। ये बात ध्यान में रखिए। इसने कितनी हीट दिया, दोनों ने मिलकर जितनी हीट लिए उतनी हीट इसने दिया। मतलब वाटर ने कितनी हीट गेन किया और कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन किया, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो उतनी ही हीट इसकी दी हुई होगी। तो हीट एक्सचेंज का है तो ये इक्वल होता है। अब आइए इस फॉर्मूले को समझते हैं। यहां पर क्या बात है, देखिए अलग अलग तीन चीजें हैं। हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, ओके, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। ओके, हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, इसे हम Q1 कहेंगे, और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, इसे हम Q2 कहेंगे। देखिए, हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, मतलब एक बीकर रखा है। ओके, एक बीकर रखा है, उस बीकर में वाटर कितना, वहां पर वाटर गर्म हुआ है और वो बीकर भी कितना गर्म हुआ है। ओके, आप अगर एक बर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हॉट ऑब्जेक्ट डालेंगे तो यहाँ पर ठंडा पानी डाल देंगे तो ये बीकर जो है, ये बीकर भी गर्म हो जाएगा। ओके, ये कैलोरीमीटर बीकर भी यहाँ पर गर्म हो जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर क्या होगा, हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, इसे हम Q कहेंगे। हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में रखा हुआ पानी कितना गर्म हुआ है और साथ में कैलोरीमीटर कितना गर्म हुआ है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ओके, अब आइए इसे एक एक समझाते हैं। अब हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट लॉस किया, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है हीट एक्सचेंज का। इसके पहले M इंटू C इंटू डेल्टा T, समझ में आया, मास इंटू स्पेसिफिक इंटू डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहां पर किसकी बात हो रही है स्टूडेंट, हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट।
सॉलिड ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट को लॉस किया। ओके, अब हीट लॉस किया मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है। तो मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास कितना था, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या थी और कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, जो फॉर्मूला हमने जस्ट पिछले वाले पेज में देखा था, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ओके, ये हुआ Q के लिए। अब Q1 की बात करेंगे, हीट गेन बाय वाटर। अब यहाँ पे वाटर हीट गेन कर रहा है मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मास ऑफ वाटर का मास कितना है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, ओके, और डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये हुआ Q1 के लिए फॉर्मूला। अब Q2 के लिए फॉर्मूला, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कितनी हीट को गेन करेगा, ओके, उसे Q2 से डिनोट करेंगे। सो मास इन कैलोरीमीटर मतलब मास इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है मतलब C, और इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कितना बड़ा है, दैट इज डेल्टा टी। ओके, ये एक ही फॉर्मूला है, पूरे के पूरे लेसन में एक ही फॉर्मूला है जो आपको भूलना नहीं है, जो है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ओके, अब ये इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर दोनों में काम आने वाला। सो हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब हॉट ऑब्जेक्ट कितनी हीट को लॉस करने वाला है, इसके लिए हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 या Q2 प्लस Q1, एक ही बात है। सो हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर, इतनी बात को ध्यान में रखिए। ओके, और इसके लिए भी क्या फॉर्मूला है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। Q2 के लिए भी m इंटू सी इंटू डेल्टा टी और Q1 के लिए भी m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, वही फॉर्मूला है। ओके, बस हमें इस तरह से रखना है, बात को ध्यान में रखिए। और अगर फिर से अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और फिर से देखिए। ओके, यू विल गेट डेफिनेटली, मतलब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। यूजिंग दिस इक्वेशन, इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर आर नोन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। देखिए, इस इक्वेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर, अगर आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट और कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट अगर पता है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक हीट है वो कैलकुलेट की जा सकती है। मतलब आपको कोई भी दो चीज के बारे में पता है तो तीसरी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स ये एक टॉपिक। ओके, आज के इस वीडियो में हमने दो टॉपिक क्लियर किए हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट एक्सचेंज। आई होप दैट ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।